Chapter number 9, The Making of the National Movement 1870s to 1947। इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1। तो जो हमारी स्टोरी लाइन रहेगी वो होगी 1857 से लेके 1915 तक। आज के चैप्टर में हम जानेंगे कि वो नेशनल मूवमेंट जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेल, टिल 1857 इंडिया हैड विटनेस्ड द फॉलोइंग। 1857 तक इंडिया ने क्या क्या चीजें देख ली थी। पहला, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ओवर इंडिया, यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने पूरे इंडिया पे अपना एक राज्य स्थापित कर लिया था। दूसरा, उन्होंने देखा था कि बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस लग गए थे हम पे और नए कानून भी बन गए थे। थर्ड चीज जो उन्होंने नोटिस की थी वो थी हार्डशिप्स फॉर ट्राइबल्स एंड पेजेंट्स। जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स थे, क्योंकि उन्हें फॉरेस्ट एरिया से बाहर कर दिया गया था, वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते थे, ऐसे हार्डशिप्स उनको बियर करने पड़ रहे थे। और साथ ही जो पेजेंट्स थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस लगा दिए गए थे और यहाँ तक कि उनकी लैंड्स के ऊपर से ओनरशिप भी खत्म कर दी गई थी। तो ऐसी चीजें देखी गई थी। फोर्थ, हमने क्या नोटिस किया था कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स सिर्फ अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को ही ज्यादा बेचना चाहते थे, ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे उनके द्वारा। इसलिए उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन हो गई थी। तो ऐसे टाइम में क्या हुआ, दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो था लोगों के दिमाग में आया वो ये था कि आखिर इंडिया जो है वो किसके लिए है। इंडिया इज फॉर होम एंड टू होम डू इट रिसोर्सेज एंड वेल्थ बिलोंग। जो ये देश है इंडिया, ये किन लोगों के लिए है और इस देश के जितने भी रिसोर्सेज हैं यानी संसाधन है और जितनी भी यहाँ की वेल्थ है वो आखिर किन के लिए है, किन्हें बिलोंग करती है। तो इसका बहुत सिंपल आंसर था कि इंडिया इज फॉर इंडियंस एंड इट्स रिसोर्सेज आर फॉर इंडियंस ओनली। जो इंडिया है वो इंडियंस के लिए ही बना है और जितने भी इसके रिसोर्सेज है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए हैं। जबकि रियलिटी उस वक्त की क्या थी कि इसे कौन यूज कर रहे थे, ब्रिटिशर्स। अब इसकी वजह से ये हुआ कि दिस कॉन्शियसनेस दैट इंडिया इज फॉर इंडियंस बिगेन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन 1870 टू 1880s फॉर्म्ड बाय इंग्लिश एजुकेटेड पीपल। ये जो एक कॉन्शियसनेस आई थी ना, एक अवेयरनेस आई थी लोगों के अंदर कि जो इंडिया है वो सिर्फ इंडियंस के लिए है, ये किस वक्त बिगिन हुई थी, उस वक्त जब बहुत अलग अलग पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो थी इंडिया में बनने लग गई थी। और ये 1870 से लेके 1880 तक का जो टाइम पीरियड था ना उसमें बनी थी। और इन एसोसिएशंस को फॉर्म अप करने वाले जनरली वो लोग थे जो इंग्लिश एजुकेटेड थे, यानी वो लोग जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में कॉलेजेस में पढ़े थे, वो लोग थे जिन्होंने कि इस तरह के एसोसिएशंस बनाए और लोगों के बीच ये अवेयरनेस लेके आए कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए है और यहाँ का जो भी संसाधन है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोगों का ही है। तो उस टाइम पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस के बारे में जान लेते हैं। वेल, सबसे पहले थी पूना सार्वजनिक सभा, फिर द इंडियन एसोसिएशन, थर्ड थी द मद्रास महाजन सभा, फोर्थ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस थी जो फॉर्म अप हुई थी उस टाइम पीरियड में। एक पॉलिटिकल एसोसिएशंस आप इन्हें कह सकते हैं। और इन लोगों ने जनता के बीच में, जो आम जो देशवासी थे उनके बीच में एक अवेयरनेस लेके आए थे कि जो हमारा देश इंडिया है वो ब्रिटिशर्स का नहीं है, वो इंडियंस का है। एक्चुअली में सिचुएशन ये थी कि जो वो टाइम पीरियड चल रहा था, लोग जो थे बहुत ज्यादा तंग परेशान हो चुके थे ब्रिटिश रूल से, वो लोग बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे। तो ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिश रूल से। हम मेजर 3 कारणों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला था आर्म्स एक्ट 1878। अब इस एक्ट की वजह से ये चीज हुई थी कि जितने भी इंडियंस थे वो अपने पास कोई भी आर्म्स यानी हथियार नहीं रख सकते थे, उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया गया था। दूसरा बड़ा कारण था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में ही आया था। अब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में हुआ क्या था, जितने भी इंडियन न्यूज़पेपर्स छपते थे उस दौरान
ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर ही एक तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि आप कुछ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं छापोगे। अगर वो ऐसा करते थे तो क्या किया जाता था, उनकी जो प्रेस होती थी उसको सीज कर दिया जाता था, उनकी मशीनरी जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह होती थी उसको उठा के ले जाते थे और उस सारी प्रेस को बंद करवा दिया जाता था। तो लोग ये कहते थे कि प्रेस जो है वो एक हक होता है, एक फ्रीडम होती है फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, तो आप एक ऐसा बेसिक जो हमारा राइट है वो हमसे छीन नहीं सकते। थर्ड सबसे बड़ा कारण था इल्बर्ट बिल, जो कि 1884 में आया था। अब ये जो इल्बर्ट बिल था ना, इसमें बेसिकली ये चीज थी कि अगर कोई इंडियन जज है तो वो किसी भी यूरोपियन या ब्रिटिशर का जो केस है उसका ट्रायल कर सकता था, यानी उन्हें जज कर सकता था। तो बेसिकली ये एक ऐसी चीज आई थी जिसमें कि ये चीज अलाउ की गई थी पुराने टाइम में, पहले ये अलाउड नहीं था। अगर कोई यूरोपियन या फिर कोई ब्रिटिशर अगर कोई क्राइम करता था, किसी तरह का गुनाह करता था, कोई भी इंडियन जज उसके केस को हैंडल नहीं कर सकता था। तो इल्बर्ट बिल ने ये चीज की अलाउंस दी थी। लेकिन जितने भी यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि दे आर वाइट्स, तो वो अपने आप को थोड़ा बेटर समझते थे, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन करते थे ना इंडियंस के साथ, तो उन्होंने इस चीज से मना कर दिया और कहा कि ये गलत है, हम नहीं चाहते कि कोई इंडियन जज जो है वो हमारे केसेस को हैंडल करे। तो ये बिल ना बाद में वापस ले लिया गया था। तो इंडियंस के मन में इस चीज को लेके भी बड़ा एक गुस्सा था कि आप जो है वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो एक हम ये कह सकते हैं जो एक कंट्रोवर्सी अराइज हुई थी ना इल्बर्ट बिल की वजह से, इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो किस वजह से बनी थी, क्योंकि एक ये जो कंट्रोवर्सी अराइज हो गई थी इल्बर्ट बिल की वजह से। इंडियंस ने ये फील किया कि ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है जब एक यूरोपियन या एक ब्रिटिशर जो जज है वो इंडियंस के केस को हैंडल कर सकता है, जज कर सकता है, तो एक इंडियन जज जो कि कैपेबल है ऐसा करने का, आप उसे इस वजह से कैसे मना कर सकते हैं कि वो यूरोपियन या ब्रिटिशर नहीं है। खैर, जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो कैसे हुई थी कि 72 डेलीगेट्स मेट इन बॉम्बे इन 1885 एंड फॉर्म्ड आईएनसी। तो आप ये एक ग्रुप फोटोग्राफ देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग हैं। अब 72 डेलीगेट्स, यानी आप समझ सकते हैं अलग अलग लोग थे जो कहाँ पे आए, बॉम्बे में इकट्ठे हुए और 1885 में इन्होंने एक अपना एसोसिएशन फॉर्म अप किया जिसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जब ये फॉर्म अप हुआ है कि नया एसोसिएशन, इसके कुछ नए लीडर्स भी बने थे, तो उन लीडर्स के बारे में जान लेते हैं। वेल, जो अर्ली लीडर्स थे आईएनसी के, उनकी अगर बात करें, वर मोस्टली फ्रॉम बॉम्बे एंड कोलकाता। ज्यादातर लोग बॉम्बे या कोलकाता के थे। जैसे कि सबसे पहले दादा भाई नारोजी, तो जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं ये है दादा भाई नारोजी। उनके अलावा फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तायब जी, आरसी दत्त और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये कुछ ऐसे अर्ली लीडर्स हैं जिन्होंने कि क्या किया था, आईएनसी का हिस्सा बने थे। और ये ज्यादातर लोग कहाँ से थे, बॉम्बे या कोलकाता से। अब अगर आगे बढ़े तो हमें पता होना चाहिए कि नारोजी जो कि कौन थे, एक बिजनेसमैन थे, सेटल्ड इन लंदन, और क्या थे, लीडर रहे हैं, एक बहुत मेजर हिस्सा रहे आईएनसी का। उनके अलावा एओ ह्यूम, जिन्हें कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, ऑल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ब्रिंगिंग इंडियंस टुगेदर। तो एओ ह्यूम जो थे, जो कि एक नॉन इंडियन पर्सन थे, इन्होंने क्या किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सो दैट जो इंडियंस हैं वो एकजुट हो, समझे इस बात को कि उनके लिए कितना ज़रूरी है कि जो इंडिया है उसको अपने कंट्रोल के अंडर लें, सो दैट जो भी उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ी हैं उनका अंत हो। अब जब ये एसोसिएशन फॉर्म अप हुई कांग्रेस की, जैसे कि 72 डेलीगेट्स ने फॉर्म अप किया था बॉम्बे में जाके, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो शुरुआत में ये किस तरह का एक एसोसिएशन था। वेल, कांग्रेस वाज मॉडरेट एंड इनिशियली इन्होंने किस तरह की डिमांड की थी। पहली, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कांग्रेस जो थी एक बड़ा मॉडरेट सा एसोसिएशन था। ऐसा नहीं कि जो बहुत जाके वहां पे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे या कुछ, ये लोग बातचीत से अपना मैटर हल करना पसंद करते थे। तो सबसे पहले इन्होंने डिमांड ये की कि इंडियंस जो है उन्हें आप गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने दें। दूसरी इन्होंने बात की कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उनको आप मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड पावरफुल बनाइए, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी आप जो है उसमें भी आप कह सकते हैं पारदर्शिता लेके आइए, उन्हें थोड़ा बेटर बनाइए। इसके अलावा इनकी कुछ और डिमांड्स भी रही, जैसे कि इट डिमांडेड हाई पोजीशंस फॉर इंडियंस इन गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट में सबसे पहले सिस्टम ये चल रहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे, जितने भी हाई रैंक के जो पोस्ट होते थे उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को अपॉइंट किया जाता था, इंडियंस को अपॉइंट नहीं किया जाता था। तो कांग्रेस ने क्या बात बोली कि जो हाई पोजीशंस है उसमें इंडियंस को भी रखा जाए। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि दे डिमांडेड फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम टू बी हेल्ड इन इंडिया ऑल्सो। जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स चुने जाते हैं, जिन्हें कि आप आईएएस ऑफिसर कहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है। शुरुआत में ये सिविल सर्विसेज एग्जाम कहाँ पे होता था, सिर्फ लंदन में। दिस मीन्स वॉट कि वो लोग जो लंदन में रह रहे हैं या इंग्लैंड में रह रहे हैं वो ही इस एग्जाम में अपीयर हो सकते थे और आईएएस ऑफिसर के पोस्ट को हासिल कर सकते थे। तो इन्होंने क्योंकि डिमांड किया है कि आप इंडियंस को भी एक हाई पोजीशन दीजिए गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो साथ ही साथ इन्होंने ये भी डिमांड किया कि आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम इंडिया में भी करवाया कीजिए, सो दैट जो इंडियंस इस चीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं उन्हें भी मौका मिले और वो एग्जाम में अपीयर हो सकें। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं ना कि इन्होंने डिमांड किया था कि कुछ हाई पोजीशंस जो है वो इंडियंस को दी जाए, उसके पीछे ना एक एम और था। एक्चुअली में होता क्या था कि अगर आप किसी ब्रिटिश ऑफिसर को ही एक बड़ी पोस्ट पे रखेंगे तो उससे होगा क्या कि उसकी जो भी सैलरी है वो वापस अपनी फैमिली को भेजेगा, कहाँ, इंग्लैंड में। तो इससे क्या होता था कि इंडिया का पैसा जो था वो ड्रेन ऑफ हो जाता था, यानी बहकर कहाँ चला गया, ब्रिटेन में। अब बहने से हमारा मतलब ये है कि इंडिया से वो पैसा लॉस्ट अप हो गया और कहाँ पहुंच जाता था, ब्रिटेन में, सैलरी के फॉर्म में। तो इनका ये आप समझ सकते हैं कि एक दूसरा जो मेन रीजन हाई पोजीशंस डिमांड करने का इंडियंस के लिए यही था कारण कि ये चाहते थे कि एक तरह से जो ये वेल्थ ड्रेन हो रही थी हमारे कंट्री से, ये भी कुछ हद तक रुक जाए। आगे इन्होंने और क्या डिमांड किया, पहला था कि रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट। जो ये आर्म्स एक्ट इनके ऊपर लगा दिया गया था कि इंडियंस को आर्म्स यानी जो हथियार है वो रखना अलाउड नहीं था, तो ये चाहते थे कि उसको हटा दिया जाए। फिर इन्होंने ये भी कहा कि फ्रीडम होनी चाहिए ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसे कि हमने पढ़ा ना कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगा दिया गया था, तो उसकी वजह से क्या है कि अगर आपको लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग गुड विद यू, तो आप उसके अगेंस्ट लिख सकते थे, सो दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चले कि कहाँ पे मिसमैनेजमेंट है या उनका रूल जो है वो कहाँ पे सही नहीं है। तो उन्होंने ये कहा, ये डिमांड किया कि ये गलत है कि आप हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, हमें फ्रीडम दीजिए स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, क्योंकि ये एक बेसिक राइट है। अब जब कांग्रेस इतने सारे डिमांड्स जो थे रख रही थी, साथ ही साथ में कुछ इकोनॉमिक इश्यूज जो थे वो भी रेज करने लगी। जैसे कि बात करते हैं उन इकोनॉमिक इश्यूज की जो रेज किए थे कांग्रेस ने। पहला इन्होंने कहा कि हाई रेवेन्यू हैड लेड टू पॉवर्टी इन इंडिया, कि आप ये जो इतना सारा हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं वो गलत है, उसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीबी आ रही है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो ग्रेन एक्सपोर्ट होता है टू यूरोप हैज़ लेड टू फूड शॉर्टेज। एक्चुअली में ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया में जितना भी ग्रेन्स होते थे, जो भी अनाज उगता था, उसको क्या करते थे, यूरोप में बेच देते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे, क्योंकि उन्हें उसके अच्छे पैसे मिलते थे। तो इन्होंने कहा कि इस चीज में भी कुछ कंट्रोल होना चाहिए। रीजन इज दिस कि इंडियंस को फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा था, जो कि सही नहीं था और इसको कंट्रोल करना जरूरी था। तीसरा, उन्हें यह भी लगता था कि देयर वाज ड्रेन ऑफ वेल्थ। जैसे कि हमने पहले बात की ना कि ब्रिटिशर्स अगर यहाँ इंडिया में काम करेंगे और अपनी सैलरी जो है वो बाहर भेजेंगे, या फिर अगर ब्रिटिशर्स अपने प्रोडक्ट बने हुए जो हैं वो इंडिया में लाकर बेचेंगे, तो भी जो इनकम वो अर्न करेंगे वो कहाँ जाएगी, वापस ब्रिटेन में जाएगी ना। तो इस तरह से क्या हो रहा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, जिसको रोकना जरूरी था। सो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से ना कांग्रेस ने क्या डिमांड कर दिया कि एक, कट कर दीजिए टैक्सेस को, यानी टैक्सेस जो हैं उनको आप थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा थे। दूसरा इन्होंने कहा कट इन मिलिट्री एक्सपेंसेस। एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, बिकॉज दे वर पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्ड वॉर, तो जितने भी इनके मिलिट्री एक्सपेंसेस थे ये इंडिया से ही उसको आप कह सकते हैं बियर ऑफ करने का सोच रहे थे। उसी की वजह से इन्होंने इंडिया के लोगों पे इतने टैक्सेस लगा दिए कि ताकि हमें इतनी इनकम हो जाए कि जो हमारा मिलिट्री का खर्चा है हम उसे अच्छे से फेस कर पाएं। तो कांग्रेस ने क्या बोला, मेनली कि आप टैक्सेस कम कीजिए और मिलिट्री के जो एक्सपेंसेस हैं उसे कम कीजिए। फिर इन्होंने ये भी कहा कि इरिगेशन के लिए गवर्नमेंट को फंड्स प्रोवाइड करना चाहिए। इरिगेशन मतलब जो फसलों को पानी दिया जाता है, जो इरिगेशन होता है उसके लिए गवर्नमेंट को फंड्स प्रोवाइड करने चाहिए, सो दैट अगर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होगी तो फूड ग्रोथ भी अच्छी होगी, फूड शॉर्टेज भी नहीं होगी और थोड़ा बेटरमेंट हो पाएगी लोगों की।
इट ऑल्सो पास सॉल्ट रेजोल्यूशन। तो बेसिकली एक सॉल्ट टैक्स वगैरह जैसे होते थे, सारे इतनी सारी प्रॉब्लम्स इंडिया में चल रही थी कि जैसे कि आप आगे भी पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स जो थे वो सॉल्ट मैन्युफैक्चर नहीं करने देते थे इंडियंस को, उनकी अपनी एक मोनोपोली थी, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने अपना रेजोल्यूशन पास किया। फिर इसके अलावा ना इन्होंने कुछ और मुद्दे भी उठाए थे, जैसे कि जो फॉरेस्ट लॉज थे, जिसमें कि बेसिकली क्या था कि जितने भी ट्राइबल्स होते थे उनको एंट्री नहीं करने दिया जाता था फॉरेस्ट में, और उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। तो उन सब चीज़ों के लिए भी इन्होंने डिमांड किया कि ये सब गलत है, इन्हें हटा देना चाहिए। साथ ही साथ ये लोग क्या करने लगे, ताकि लोगों के बीच में एक अवेयरनेस आ सके, तो जितने भी ये मॉडरेट लीडर्स थे, जब हम बात कर रहे हैं ना मॉडरेट लीडर्स की, तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करवाना चाहते थे। इन्होंने क्या किया, दे बिगिन पब्लिशिंग आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स एंड स्टार्टेड डिलीवरिंग स्पीचेस टू शो हाउ ब्रिटिश रूल वाज रूइनिंग इंडिया। अब जितने भी हमारे लीडर्स थे, जो मॉडरेट लीडर्स थे, इन्होंने आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए, अलग अलग जगहों पे जाके स्पीचेस देनी शुरू कर दिए, यानी भाषण देने शुरू कर दिए, ताकि ये दिखा सके, लोगों को बता सके कि जो ब्रिटिश रूल है वो किस तरह से इंडिया को रुइन कर रहा था। वहां पे बहुत ज्यादा बुरी हालत जो थी इंडिया की कर दी गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ ना, by 1890 various leaders began criticizing the Congress for their politics of prayer। बेसिकली कांग्रेस जो थी वो क्या थी, एक मॉडरेट से फॉर्म में चलने वाली एसोसिएशन थी, जो बहुत ज़्यादा हिंसा नहीं चाहते थे, वो बातचीत से हल निकालना चाहते थे। तो 1890 में क्या देखा गया कि कुछ ऐसे लीडर्स थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, क्रिटिसाइज किया कांग्रेस को, क्योंकि आप ये जो हर बार ब्रिटिशर्स के पास जाके प्रेयर करने लग जाते हैं तो वो गलत है और वो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा इन लोगों ने इनको कहना शुरू कर दिया था। तो जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हैं, ये है बाल गंगाधर तिलक और ये है लाला लाजपत राय। ये कुछ ऐसे लीडर्स थे जो कि पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर के खिलाफ थे। इन लोगों का ये कहना था कि हमें सेल्फ रिलायंस के बारे में सोचना चाहिए और हमें एनकरेज करना चाहिए लोगों को कि वो फाइट करें फॉर स्वराज, यानी जो अपना राज हो इंडिया पे, उस चीज के लिए लोगों को फाइट करना चाहिए, बिकॉज इस तरह से बार बार जाके उनसे प्रेयर करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा था ना, जिस वक्त कुछ लीडर्स जो थे वो क्रिटिसाइज करने लग गए थे, तो दिस वाज द टाइम पीरियड व्हेन moderates and radicals began their own way of opposing the British rule। अब मॉडरेट्स जो थे वो अपने तरीके से ब्रिटिश रूल को अपोज कर रहे थे, कैसे, स्पीचेस के थ्रू या उनसे बात करके उन्हें बता के कि कहाँ पे क्या गड़बड़ है। और दूसरी तरफ थे रेडिकल्स, जो क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। उनका अपना तरीका था कि धरना प्रदर्शन कीजिए या मूवमेंट्स चलाइए, स्ट्राइक्स कीजिए वगैरह वगैरह। सो जब ये सारी कहानियां चल रही थी कि कोई अपने तरीके से चल रहा है अपोज करने का, कोई अपने तरीके से चल रहा है, उसी टाइम पीरियड के दौरान ना एक बहुत मेजर इवेंट हो गया। वन मेजर इवेंट जो था वो हो गया दैट चेंज द होल सिनेरियो। जहां हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं, क्योंकि उनकी जो लीडर्स हैं उनकी सोच जो है वो अलग है, वो अलग अलग तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं अपने अपने एफर्ट्स को, तो एक बहुत मेजर ऐसा इवेंट हो गया उस दौरान जिसने कि पूरी की पूरी कहानी को पलट दिया। तो वो क्या इवेंट था? इट वॉज पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब 1905 में ना बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया। अगर आपको इस चीज को समझना है ना, तो आपको ये समझना होगा कि पुराने टाइम में अगर हम बंगाल रीजन की बात करते हैं तो इसमें किस तरह के हिस्से शामिल थे। इसमें उड़ीसा भी शामिल था और कुछ पार्ट्स जो थे वो बिहार के भी शामिल थे। तो अब जब ये पार्टीशन हुआ ना, तो इसको इस वे में बांटा गया था बेसिकली कि ताकि जितने भी बंगाली लीडर्स हैं उनका प्रभाव थोड़ा कम किया जा सके। अब ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, इसे करवाया किसने था? वाइसरॉय कर्जन ने, जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं। इसके लिए इन्होंने जो बहुत बढ़िया सा बहाना दिया वो ये था कि इट वाज डन टू स्प्लिट द बंगाली पीपल ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। इन्होंने ये कहा कि इतना बड़ा ये हिस्सा है, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके कुछ पार्ट्स बना रहे हैं सो दैट हम उसको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट कर पाएं। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा मतलब होता है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, जो एक सिटी है उसमें किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन में कवर होती हैं। तो जो ये ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने बोला कि हम तो ये चाहते हैं कि
अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए बंगाल की, इसलिए हमने क्या किया, इसको बांट दिया है। जबकि असलियत ये थी कि ये चाहते थे कि जो बंगाल है इसको इस तरह से स्प्लिट अप कर दिया जाए कि जितने भी बंगाल के मेजर जो लीडर्स थे उनका जो एक प्रभाव बनने लग गया था पूरे इंडिया पे वो कम हो जाए। मोर ओवर इन्होंने कुछ इस तरह की भी कोशिशें की थी कि अलग अलग जो कम्युनिटीज थी जो कि एकजुट होकर रह रही थी बंगाल में, उनको सेपरेट करना चाहते थे। तो जब ये इस तरह की एक ये मेजर इवेंट हुआ 1905 में, तो इसकी वजह से ये हुआ कि दिस इन्फ्यूरिएटेड द पीपल एंड लेड टू स्वदेशी मूवमेंट इन विच मास प्रोटेस्ट वर हेल्ड। लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उस गुस्से की वजह से लोग स्वदेशी मूवमेंट जो थे उसे करने लगे, यानी मास प्रोटेस्ट करने लगे, जिसमें पूरा एक ग्रुप होता था जो क्या करता था, प्रोटेस्ट करता था। और ये अलग अलग जगहों पे होने लगा। कुछ हिस्सों में से स्वदेशी मूवमेंट कहा गया, जैसे कि अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पे उन्होंने इसे वंदे मातरम मूवमेंट का नाम दिया और लोग क्या करने लगे, सड़कों पे उतर आए और अपना धरना प्रदर्शन जो था वो करने लग गए। अब ये जो स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई थी ना, कि लोगों ने पूरा अपना मास प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, इसमें बहुत सारी चीजें कवर अप होती थी। तो ये लोग क्या क्या चीजों को इनकरेज कर रहे थे, जो ये स्वदेशी मूवमेंट थी इसने किस तरह की चीजों को इनकरेज किया या सपोर्ट किया। पहला, स्वदेशी एंटरप्राइजेस, यानी ऐसी एंटरप्राइजेस, ऐसी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो इंडिया की हो, सिर्फ आप उनका सामान खरीदें, उन्हीं को सपोर्ट करें। दूसरा, नेशनल एजुकेशन। हमारे कंट्री में ना ब्रिटिशर्स के द्वारा डिजाइन किया गया एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, तो इन लोगों ने क्या कहा कि उसे हटाओ और नेशनल एजुकेशन जो है उसको लेके आओ। तीसरा था कि इंडियन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करो, इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं। चौथा था बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशन, जितने भी ब्रिटिशर्स के बने हुए गुड्स हैं लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करो, इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं। चौथा था बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशन, जितने भी ब्रिटिशर्स के बने हुए गुड्स हैं और जितने ब्रिटिशर्स के बनाए हुए इंस्टीट्यूट हैं उनमें जाना बंद कर दो। तो इस तरह की कुछ चीजें थी जो स्वदेशी मूवमेंट्स की वजह से चली। अब उसी टाइम पीरियड के दौरान जब ये स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी, एक और चीज हुई, एक नया ग्रुप था जो फॉर्म अप हुआ। तो इस नए ग्रुप का नाम क्या था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये बना था 1906 में ढाका में। तो जो ये आप ये ग्रुप देख रहे हैं इस इमेज में, ये बेसिकली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर्स हैं। अब इसे फॉर्म अप किसने किया था, इट वॉज फॉर्म्ड अप बाय लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स। तो ऐसे कुछ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स और नवाब्स थे जिन्होंने कि ये मुस्लिम लीग को बनाया था, इस ग्रुप को फॉर्म अप किया था। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सपोर्ट किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को। मैंने आपको बताया ना कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जब किया गया तो उसमें यह भी था कि कुछ इस चीज को भी उन्होंने एम रखा था कि जो दो कम्युनिटीज थी उनको भी सेपरेट कर दिया जाए। तो जहां एक तरफ इंडिया के लोग गुस्से में आ गए थे कि क्यों आपने बंगाल को बांट दिया एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहाना बना के, ये एक नया ग्रुप था जिन्होंने सपोर्ट किया इस आइडिया को, इस कंसेप्ट को। साथ ही साथ इस ग्रुप ने ये भी कहा कि हम इस चीज के लिए डिमांड करते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए मुस्लिम्स के लिए। फाइनली इसका ये नतीजा निकला कि कुछ सीट्स जो थी दे वर रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स इन द काउंसिल। जब भी पहले इलेक्शंस होते थे उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जो सीट्स हैं वो उसमें कुछ एक रिजर्वेशन बना के रखा जाए। आप इस चीज़ को ऐसे एक सिंपल वे में समझिए कि सपोज कर लीजिए कहीं पे कोई इलेक्शंस हैं जिसमें टोटल 10 सीट्स हैं, तो पहले ये था कि लोग अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे जो इलेक्शन लड़ते थे और अगर कोई जीतेगा तो उसे फाइनली क्या किया जाएगा, काउंसिल में लिया जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या डिमांड किया कि लेट्स से कि अगर 10 टोटल सीट्स हैं उसमें से मिनिमम आप कह सकते हैं 4 सीट्स, हम सिर्फ ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा कुछ आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल एक राइट हमारा फिगर है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सपोज कर लीजिए कि अगर टोटल 10 सीट्स हैं तो उसमें से मिनिमम 4 सीट्स जो हैं वो आप किनके लिए रिजर्व रखेंगे, मुस्लिम्स के लिए। तो फिर फाइनली ये भी था हुआ कि जो सीट्स थी रिजर्व कर दी गई थी मुस्लिम्स के लिए। तो अब तक हमने ये देख लिया है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था 1905 में, फिर स्वदेशी मूवमेंट्स भी चली और 1906 के आते तक हमने देखा एक नया ग्रुप भी बन गया था। लेकिन इसके बाद आगे क्या हुआ, वेल कांग्रेस स्प्लिट इन 1907 इनटू मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स। अब 1907 में जाके कांग्रेस में कुछ ऐसे मतभेद आ गए जिसकी वजह से ये 2 ग्रुप्स में बट गया। पहले
ये ज़रूर था कि जो मॉडरेट्स थे और जो रेडिकल्स थे अपने अपने तरीके से अपनी अपनी मूवमेंट्स चला रहे थे, लेकिन बाहरी तौर पे आप ये नहीं कह सकते थे कि हाँ ये पूरी तरह बट चुके हैं। लेकिन 1907 में ये सच में स्प्लिट अप हो गए, बट गए और दो तरह के ग्रुप्स बन गए, एक मॉडरेट और एक रेडिकल। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, जब ये चीज़ें देखी गई कि ये बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हमें एकजुट होना पड़ेगा, तो 1915 में कांग्रेस दोबारा से यूनाइट अप हो गई थी। इट रीयूनाइटेड इन 1915। और इसके बाद आगे चल के ये भी हुआ नेक्स्ट ईयर 1916 में कि इट जॉइंड हैंड्स विद मुस्लिम लीग इन लखनऊ एंड बिगन वर्किंग फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया। तो अब आप इस टाइमलाइन को समझिए। 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस दो ग्रुप्स में बटी, लेकिन बाद में 1915 में कांग्रेस जो है दोबारा से रीयूनाइट होगी। जो ये दो ग्रुप्स बने थे ये अब दो ग्रुप्स नहीं रहे, दोबारा से एक ग्रुप बन गया और वो क्या है, कांग्रेस। अब क्योंकि ये जरूरी है कि हमें अपने देश को आजाद करवाना है, अपने देश बेटरमेंट के लिए फाइट करना है, तो 1916 में इन्होंने क्या कर दिया, मुस्लिम लीग को भी अपने साथ मिला लिया, उसके साथ ये ज्वाइन अप कर गए। कब, लखनऊ सेशन हुआ था कांग्रेस का उसमें, और इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अब सारे ग्रुप ने मिलके दे स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया। अब जैसा कि हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग सोच वाले लोग जो हैं, अलग अलग लीडर्स जो हैं, सब इकट्ठा होते जा रहे हैं, नए नए ग्रुप्स जो हैं वो इकट्ठा होते जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि एज वेरियस ग्रुप्स वर कमिंग टुगेदर दिस टर्न्ड इनटू अ मास मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अब अलग अलग ग्रुप्स क्योंकि इकट्ठे हो रहे थे तो ये एक मास मूवमेंट बन गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसमें किस तरह के लोग शामिल हो गए, पेजेंट्स भी आ गए, ट्राइब्स भी आ गई, स्टूडेंट्स भी आ गए, और कांग्रेस जो थी उसने भी इसको ज्वाइन अप कर लिया 1920 में, और ये एक बहुत मेजर मास मूवमेंट बन गया। अब बहुत सारे ग्रुप्स, जहां पहले होता था पेजेंट लड़ रहे थे टैक्सेस कम कर दीजिए, ट्राइब्स वाले लड़ रहे थे कि फॉरेस्ट लॉज हटा दीजिए, स्टूडेंट्स जो थे उनके अपने मुद्दे थे कि हम क्या करेंगे, स्वदेशी मूवमेंट का साथ देंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ेंगे। तो इस तरह के जितने भी तमाम इनके इश्यूज थे वो सब इन्होंने इकट्ठे कर लिए, ये सारे ग्रुप इकट्ठे हो गए और इन्होंने मास मूवमेंट छेड़ दी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आता है कि ये ठीक है कुछ इश्यूज थे, लेकिन मेजर ऐसे क्या और रीजंस हो सकते हैं जो लोगों को, इन ग्रुप्स को मास मूवमेंट छेड़ना पड़ा, तो उन रीजंस को भी समझते हैं। देखिए, सबसे पहला रीजन था ह्यूज मिलिट्री एक्सपेंसेस ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो ब्रिटिशर्स थे ये क्या कर रहे थे, ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था, जहां पे इनको बहुत सारे एक्सपेंसेस बियर करने पड़ रहे थे, आर्म्स एम्यूनिशन पे और जो आर्मी पर्सन है उनकी सैलरीज पे। तो उस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंस इन्होंने बढ़ा दिया था, और उसी एक्सपेंसेस की वजह से बहुत ज़्यादा राइज इन टैक्सेस भी हो गया था इंडिया में। ये लोग क्या करते थे, इंडिया के लोगों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते थे, और उस टैक्स के साथ जो भी इनके एक्सपेंसेस होते थे मिलिट्री के उसको बियर किया करते थे। तो ये कारण था जिसकी वजह से मास नेशनलिज्म शुरू हुआ। साथ ही साथ और क्या कारण था, राइज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स। अब देखिए, ना सिर्फ ये हम इंडियंस के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे थे, बल्कि जो सामान इंडिया में बिकता था उसके भी प्राइजेस इन्होंने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए थे, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स का मेन एम ये था कि जितनी हो सके इनकम अर्न कर लो इंडिया से, क्योंकि वो इनकी एक कॉलोनी थी, और इस पैसे का इस्तेमाल करो वर्ल्ड वॉर जीतने के लिए, सो दैट इन्हें और ज़्यादा लैंड मिल सके जहाँ पे अपना राज्य स्थापित कर पाए और उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर पाए। और एक बड़ा कारण ये भी था कि ये फोर्स रिक्रूटमेंट करने लग गए थे आर्मी में, ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में डालने लगे थे, चाहे वो उस आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि आपको पता है जब युद्ध होता है ना सिर्फ आपको हथियार चाहिए बल्कि आपको सिपाही भी चाहिए, आर्मी चाहिए पूरी, सो दैट आप उस युद्ध में पार्टिसिपेट कर सकें। तो ज़बरदस्ती लोगों को रिक्रूट करने लगे आर्मी में। अब हालांकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें हम कह सकते हैं कि इंडियन बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट्स ड्यूरिंग दिस टाइम, बट ओवरऑल इट वाज अ बर्डनिंग टाइम पीरियड। जब हमने ये लाइन बोली है ना कि इंडियन बिजनेसमैन जो थे उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया था, उसकी वजह ये थी कि जब ब्रिटिशर्स जो थे ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वर्ल्ड वॉर में, तो इन्होंने क्या किया था, अपनी प्रोडक्शन जो लाइन थी वो पूरी शिफ्ट कर दी थी। ये लोग जो बाकी चीज़ें प्रोड्यूस करते थे ना, आप अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमारे इंडिया की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे किस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं।
यहाँ पे क्लोथ्स भी बन रहे हैं, स्टील का सामान भी बन रहा है, बाकी मशीनरीज भी बनती हैं, अब बुक्स भी बन रही हैं। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि अलग अलग तरह की चीजें जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, इंडिया में। लेकिन जब ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया था तो ये सिर्फ और सिर्फ आर्म्स और एमिनिशन जो था उसे प्रोड्यूस कर रहा था, यानी हथियार प्रोड्यूस कर रहा था। जंग में इस्तेमाल होने वाला जो सामान था खाली उसी को प्रोड्यूस कर रहा था। तो ऐसे टाइम में जितनी भी बाकी चीज़ें थी, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड सामान है या कपड़ा है या टेक्सटाइल का लगा लीजिए सामान, स्टील का लगा लीजिए सामान, या और भी जितनी भी तरह की प्रोडक्शन थी, उसके लिए ये डिपेंड हो गए थे इंडियन बिजनेसमैन पे कि आप लोग प्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि अभी हमारा जो प्रोडक्शन लाइन है वो हमने सारा का सारा हथियारों पे ही फिक्स कर दिया है। तो उस वजह से इंडियन बिजनेसमैन को काफ़ी अच्छा काम मिला था और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी अर्न करने को मिला था। ये एक चीज़ ज़रूर थी, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जो बहुत बर्डनिंग था। रीज़न क्या है कि अगर मान लीजिए आप थोड़ा प्रॉफिट कर भी पा रहे हैं अर्न, तो बाद में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका सामान है बहुत महंगा, तो कम ही लोग खरीद पाएंगे, यानी आपको लॉसेस होंगे। ऊपर से गवर्नमेंट ने आपके ऊपर इतना टैक्स लगा रखा है कि उसको पे ऑफ करते करते हुए भी आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत कम रह जाएंगे, यानी आपकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो थी उस टाइम इंडिया में चल रही थी, और यही कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मास नेशनलिज्म जो था वो आ गया था। लोग जो थे वो तंग परेशान थे और ग्रुप्स बना के एक पूरा अपना मूवमेंट्स को चलाने लग गए थे, धरना प्रदर्शन करने लग गए थे, क्योंकि अब वो ब्रिटिश रूल से तंग आ गए थे। और यही वो टाइम पीरियड था जिसमें हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी किसकी? एक नेशनल लीडर की। So this was the time period when India was in the need of a national leader who could lead them in their struggle against the Britishers. हाँ, ये सही था, मास मूवमेंट्स बन गई थी, लोग एकजुट होने लगे थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने भी लगे थे। लेकिन अभी भी ना कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से वो उतने सही ढंग से इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे पास एक नेशनल लीडर ही नहीं था। हमारे पास ऐसा वो कोई शख्स था ही नहीं जिसे पूरा का पूरा इंडिया अपना लीडर मान सके और उसके कहे अनुसार अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ा सके। तो ये वो टाइम पीरियड था जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी थी? एक नेशनल लीडर की। तो आई होप जो हमारा ये पार्ट 1 था ये आपको क्लियर हो गया होगा, आपने ये बात समझ ली होगी कि 1857 से लेके 1915 के बीच हमारे देश में किस तरह की चीजें घटित हुई। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू सक्सेस सीडीज एजुकेशन।